नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। नेताओं और पार्टियों को उनकी गलतफहमियां क्या कुछ नहीं करा देती है, इसे बूझना हो तो महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से बूझे। यूं इसे हरियाणा और झारखंड की चुनावी राजनीति से भी समझा जा सकता है, पर महाराष्ट्र में तो अति हुई। दशकों पुराना साथ सत्ता आने के अति आत्मविश्वास में टूटने लगा। शिवसेना और भाजपा 2.5 दशक पुराने साथी है, लेकिन सत्ता की करीबी ने ऐसी गलतफहमी बनाई कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा को ललकार दिया। आपसी बातचीत के बजाय सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि भाजपा को 119 सीटें लेनी हो तो ले। उधर भाजपा ने उद्धव ठाकरे को समझाने की बजाय अपनी तैयारी की। ऐसे ही यूपीए के कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे के साथ चालबाजी की है। बुनियादी सवाल है कि इसके चलते क्या सब अपने पांवों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। हरियाणा में नरेंद्र मोदी 8 चुनावी रैली करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे और प्रचार अभियान का पता चल रहा है। भाजपा हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। उसका प्रचार अभियान भी नरेंद्र मोदी के साथ चलने की अपील करने वाला है। इसलिए हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में मोदी 8 रैलियां करेंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा की सीटों के हिसाब से रैलियों का कार्यक्रम बना है। वे 10 में से 8 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे और उन्हीं में बाकी 2 क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जाएगा। मोदी की सारी रैलियां 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच होंगी, यानी 10 दिन में 8 रैलियां होंगी। ऐसा धुआंधार प्रचार मोदी ने लोकसभा के दौरान भी नहीं किया था। कांग्रेस ने भी भाजपा के प्रचार का जवाब इसी अंदाज में देने का फैसला किया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सोनिया और राहुल गांधी हैं। इन दोनों की 10 रैलियां हरियाणा में होगी। अभी इनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में सोनिया या राहुल गांधी की रैली होगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी की रैलियां ज्यादा होंगी। जाहिर है दोनों पार्टियों ने हरियाणा के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक में इस पर सहमति बनी है। उसके बाद जेएमएम के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी महासचिव बीके हरिप्रसाद ने अलग अलग इस बात का ऐलान भी किया कि दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। दोनों नेताओं ने दूसरी छोटी पार्टियों से भी कहा है कि वो अलग लड़ने के बजाय महागठबंधन का हिस्सा बने और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लड़े। कांग्रेसी नेता तो बाबूलाल मरांडी के जेवीएम और सुदेश महतो की 800 को भी साथ लाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन असली मुश्किल सीट बंटवारे की है। अगर सभी पार्टियों ने समझौते का रुख नहीं अपनाया और कम सीटें लेकर चुनाव लड़ने पर राजी नहीं हुई तो महागठबंधन को मुश्किल होगी। जेएमएम ने पहले 48 सीटों की मांग की थी। बाद में उसके नेताओं ने कहना शुरू किया कि वो 40 सीटों पर लड़ेंगे। अगर जेएमएम ने अकेले 40 सीटें ली तो बची हुई 41 सीटों में से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच बंटवारा करना होगा। अगर कुछ और नेता या छोटी पार्टी इस महागठबंधन से जुड़ती हैं तो पुरानी सहयोगी पार्टियों की सीटें और कम होंगी। सो कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि जेवीएम अपनी सीटों की संख्या घटाए। कांग्रेस नेता संथाल परगना और कोल्हान की कुछ सीटों में ही जेएमएम को रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक किसी फिल्मी सितारे ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। लोकसभा चुनाव के समय कई फिल्मी सितारों में चुनाव लड़ने की होड़ थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से इन सितारों ने दूरी बनाई है। कई अभिनेता अभिनेत्रियों ने अलग अलग पार्टियां ज्वाइन की हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का इरादा नहीं दिखाया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से निराश होने के बाद आरपीआई से जुड़ी राखी सावंत चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी के नेता रामदास अठावले को लेना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़े महेश मांजरेकर कभी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी। वे चुनाव मैदान से दूर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि मराठी फिल्मों के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां चुनाव लड़ सकती हैं। हिंदी फिल्मी सितारों में रितेश देशमुख के भाई अमित देशमुख विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वे अभी विधायक हैं। संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त सांसद रही हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कुछ नेता उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोलेंगे। वे कांग्रेस, एनसीपी और भाजपा और शिवसेना के बीच तालमेल की अंतिम शक्ल लेने का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की थी। इसके अलावा वे चारों बड़ी पार्टियों की टिकटों की घोषणा के भी इंतजार में थे, ताकि उधर के बागी नेताओं को टिकट दे सकें। सब तय होने के बाद गुरुवार को एक बड़ा कार्यक्रम करके वे मनसे का ब्लूप्रिंट बनाएंगे और टिकटों की घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने साफ कर दिया है कि वे शिवसेना के साथ तालमेल नहीं चाहते हैं, लेकिन शिवसेना के साथ भाजपा के तालमेल के आर्किटेक्ट रहे दो बड़े नेताओं दिवंगत प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे का परिवार शिवसेना के प्रति सद्भाव दिखाता रहा। प्रमोद महाजन की बेटी और मुंबई की सांसद पूनम महाजन और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की विधायक बेटी पंकजा ने शिवसेना के साथ तालमेल का समर्थन किया। दोनों ने इस बारे में देश और प्रदेश के कई नेताओं से बात भी की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं पर दूसरी पार्टियों के नेता डोरे डाल रहे हैं। भाजपा ने जिन नेताओं को टिकट नहीं दी है, उनकी पहली पसंद इंडियन नेशनल लोकदल है और दूसरी पसंद हरियाणा जनहित कांग्रेस है। चूंकि इनेलो ने ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई की पार्टी की ओर जा रहे हैं। भाजपा की टिकट नहीं मिलने से निराश प्रवेश मलिक, चंदर भाटिया, नरेश मलिक, नफे सिंगराठी, ब्रिजमोहन सिंगला, कांता देवी, जसबीर मलौर, पूर्व मंत्री जितेंद्र शर्मा, संदीप यादव आदि नेता किसी न किसी दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। हरियाणा के तमाम नेता चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के इकलौते सांसद दीपेंद्र हुड्डा इसमें सबसे आगे हैं, लेकिन दूसरे नेता भी पीछे नहीं हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद दुष्यंत चौटाला के हर कार्यक्रम और सभा रैली की सूचना सोशल मीडिया के जरिए दी जाती है। कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे विनोद शर्मा के लिए सोशल मीडिया की एक भारी भरकम टीम काम कर रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी अपनी पुरानी पार्टी भाजपा के नेताओं के बयानबाजी से खफा हैं। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा नेता उनका अपमान कर रहे हैं। भाजपा नेता उनकी तुलना सालखन मुर्मू से करने लगे हैं। पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मरांडी अपने बचे खुचे विधायकों को लेकर भाजपा में चले आए। इससे भी उनकी पार्टी के नेता नाराज हुए हैं। उनका कहना है कि भाजपा के प्रदेश के नेता उनकी पार्टी तोड़कर और उन्हें कमजोर करके अपने साथ लाना चाहते हैं और इसी वजह से वे विलय नहीं करने पर अड़े हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में यदि बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है और महाराष्ट्र में भी ऐसा होता लगता है, तो मुकाबला कई कोणीय होगा। तभी सवाल है कि क्या महाराष्ट्र जैसे बड़े और अहम राज्य में भाजपा और कांग्रेस या शिवसेना व एनसीपी आत्मघाती जोखिम नहीं उठा रहे थे। भाजपा शिवसेना को तस्तरी में महाराष्ट्र मिल रहा है, वह खटाई में पड़ सकता था। सोचे कि भारत की वित्तीय राजधानी वाले मुंबई की सत्ता को लेकर शिवसेना और भाजपा ने कैसा जोखिमपूर्ण रास्ता अपनाया। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। महाराष्ट्र हो या हरियाणा और झारखंड, सब जगह पार्टियां आत्मविश्वास में या सत्ता के लालच में आत्मघाती कदम उठा रही हैं। हरियाणा में भाजपा ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ 3 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया और उससे पहले के अपने सहयोगी रहे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ कोई बातचीत नहीं की। इसी तरह झारखंड में भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तभी भाजपा छोड़कर गए पुराने नेता बाबूलाल मरांडी के साथ तालमेल की बात करने की बजाय भाजपा उन पर अपनी पार्टी का विलय करने का दबाव बना रही है। महाराष्ट्र का किस्सा सबसे हैरान करने वाला है, जहाँ भाजपा और शिवसेना ने 25 साल पुराना गठबंधन दांव पर लगाया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के 10 साल पुराने राज के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल बिगड़ा हुआ है और वे भी एक दूसरे को फेल करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ पार्टी के भीतर ही नेताओं ने मोर्चा खोला है। ऐसे में भाजपा और शिवसेना को सत्ता तश्तरी में रखकर वैसे ही मिल रही है जैसे केंद्र के 10 साल के यूपीए राज के बाद मिली है। दोनों साथ लड़ते तो छप्पड़ फाड़ सीटें मिलती, लेकिन सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की सोच और नेताओं के अहंकार के टकराव की वजह से मामला उलझ गया है। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी ने भी 1.5 दशक पुराने अपने गठबंधन को दांव पर लगाया है। लोकसभा की भारी भरकम जीत के साथ महानायक के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उभरे हैं, तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को यह साबित करना है कि वे अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान देकर कहा कि भाजपा को 119 से ज्यादा सीट नहीं दे सकते। बात उसी समय बिगड़ी जब उन्होंने भाजपा के नेताओं से बात किए बगैर यह सीमा तय की और इसका सार्वजनिक ऐलान किया। इसके बाद ही भाजपा ने उनको नसीहत देकर कहा कि वे मीडिया के जरिए बात न करें, आपस में
में बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए, लेकिन वे चुनाव बाद की रणनीति को ध्यान में रखकर अभी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की जिद ठाने हुए हैं। भाजपा का यह कहना तर्कसंगत है कि जिन 59 सीटों पर शिवसेना कभी नहीं जीती है उन पर विचार होना चाहिए। भाजपा ने यहाँ तक कहा कि शिवसेना को जो सबसे खराब सीट लग रही है वह भाजपा को दे दे। दोनों पार्टियां ज्यादा सीटें इसलिए लड़ना चाहती हैं क्योंकि इस बार के माहौल में दोनों अपनी ताकत बढ़ने की संभावना देख रहे हैं। इसी वजह से दोनों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है, जो दोनों के नुकसान का कारण बन सकती है। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। वेंकटेश, महाराष्ट्र के अंदर जो अलायंस को लेकर चारों पार्टियों में जो कुछ घमासान हुआ है, क्या लगता है ये अपने पांवों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं और इन्होंने अपने आप को कितना डैमेज कर लिया होगा चारों मुख्य पार्टियों ने? व्यास जी, अगर ये देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में जो चला है पितृपक्ष में, उसके अंदर महाराष्ट्र की जनता को एक पूरा पता चला इन चारों में से कोई भी पार्टी अपने दम पे सरकार में नहीं आ सकती। इनकी मजबूरियां हैं, इनका अलायंस जो पिछले 25 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, जो भी है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर उससे ज़्यादा हट नहीं सकते। अब एक बात महाराष्ट्र में ये चल रही है कि चारों पार्टियां अलग अलग जाएं। अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया गया है कि शिवसेना और बीजेपी का ऑलमोस्ट गठबंधन हो गया है। कोशिश हो रही है अभी वो, लेकिन वो भी देर रात तक कुछ तय पर लगेगा। और कांग्रेस के अंदर पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, वो अपनी एक अलग लाइन ले रहे हैं। उनका कहना है कि आप हम सब अलग जाना चाहिए। वो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 1999 के लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से एनसीपी के कैंडिडेट से हारे थे। उसके बाद में वो थोड़ा सा पर्सनल भी उनका हुआ है। लेकिन एआईसीसी की सोच क्या है, सोनिया गांधी की सोच क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चला नहीं। लेकिन असली इश्यू क्या ये नहीं लगता है कि शिवसेना और भाजपा को जो तस्तरी में महाराष्ट्र मिलता हुआ सब कुछ मान रहे थे, वो वापस खटाई में, मतलब वो अपनी मुगालते में, अति आत्मविश्वास में दोनों पार्टियां अपना अलायंस सिर्फ इसलिए तोड़ती हुई लग रही कि सत्ता के करीब है। एक तरह से तो यही बात साबित होती है। ऐसा है कि उनके हाथ में सत्ता दिखाई दे रही थी। जैसा लोकसभा में पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की महायुति को 48 में से 42 लोकसभा सीट मिली। उसके बाद में ये दोनों पार्टियां मैच्योरली लोगों के साथ में जाना चाहिए था। उनको प्रॉमिस करना चाहिए था कि महाराष्ट्र को हम नंबर 1 सरकार स्टेट बनाएंगे और दोनों को मिलजुल कर कायदे से काम करना चाहिए था, भरोसे में। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी एक तरह से बचपना दिखाया और भाजपा ने उनको संभालने या उनको समझाने की कोशिश ज्यादा नहीं की। बिल्कुल ऐसा हुआ कि इनके पास में कोई इंटरलॉकेटर नहीं है, इनके पास में कोई मैच्योर लीडर नहीं है, इनको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है। गोपीनाथ मुंडा एक थे, उससे पहले प्रमोद महाजन थे, उनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा सपोर्ट था, लेकिन इसके बाद में कोई रहा नहीं है। अब ये लोग महाराष्ट्र की जो जनता है उनको क्या बताएंगे, ये सवाल है। अजीत, क्या लगता है ये अलायंस को लेकर जो पार्टियों का रवैया बदला, क्या ये लोकसभा चुनाव में एक तरफा या लोकसभा चुनाव के अनुभव के कारण ये मनोविज्ञान बदला हुआ नहीं लगता? बिल्कुल उसी वजह से बदला है। बीजेपी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में आ गई है और उसको लग रहा है कि ये जो मौका है इसको भुनाना चाहिए। अभी एक अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी की पहचान बनी है, पार्टी उन जगहों पर भी पहुंची है जहां पहले नहीं थी, और जिन राज्यों में पहले थी वहां बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जहां पिछली बार खराब परफॉर्मेंस था। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भुना करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इलाके में अपने पैर फैलाने की बीजेपी की एक कोशिश है। उस आत्मविश्वास में बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों की अनदेखी की है, उनकी एक तरह से उपेक्षा की है। ये दूसरी सहयोगी पार्टियां या जो छोटी पार्टियां हैं उनका भी एक रवैया अड़ियल जिद वाला है, लेकिन चूंकि बड़ी पार्टी बीजेपी है, आज केंद्र में उसकी सरकार है और वो सरकार बनाने में, हवा बनाने में छोटी पार्टियों की एक भूमिका रही है। जैसा उद्धव ठाकरे ने याद भी दिलाया कि हमारी वजह से भी आपको इतनी अच्छी सफलता मिली है, तो उसको ध्यान रख के बीजेपी को एक कायदे से बात करनी चाहिए थी। बीजेपी को बड़े भाई वाला अप्रोच दिखाना चाहिए था, जो उसने नहीं दिखाया। नहीं, लेकिन वेंकटेश, ये नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे भाजपा छोटी पार्टी हो? मतलब भाजपा सत्ता में आ गई, केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने कि भाई आपको 119 सीटें लेनी है तो ले लीजिए। तो जो ये भाव हुआ, ये कुछ ये क्या बताता है? नहीं, ये अब देखिए, ठाकरे फैमिली में जो ठाकरेयत कहते हैं उसको एक अपना एक उनका एक टेढ़ा जवाब, सवाल, उनका टेढ़ा रिस्पांस होता है। उद्धव में वो नहीं है, वो उनकी कमियां हैं। लोग नहीं, लेकिन कोशिश ये एक तरह से की कि बाल ठाकरे की विरासत को अब उद्धव जरा कड़ा रुख करना पे, अपना मैसेज ये देने कि मैं बहुत ही सख्त हूं, मैं बहुत ही महाराष्ट्र में मेरा ही दबदबा है, उस नाते भाजपा को दबाना चाहा। 2 दिन पहले उनके मुखपत्र में जो लिखा था
उसका शीर्षक था मित्रवर्य भाजपा, और उसके अंदर जो रिपोर्ट मराठी में मैं देख रहा था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर हम यहाँ दब गए तो और ज़्यादा दबाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बीजेपी शीर्षस्थ नेता कंपैरिजन करते थे और वो कहते थे कि बाला साहब के बाद में राज ठाकरे बनेगा, उद्धव नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं उद्धव को कहीं चोट बैठी है, वो अपनी तरीके से वो ऐसी स्ट्रांग रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर इतना स्ट्रांगनेस कभी अभी तक उन्होंने जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने, अब जब से शिवसेना के चीफ बने, वो दिखाया नहीं था। नहीं, तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? सत्ता में अपनी मतलब दखल के कारण की मतलब सत्ता उनके पास आती हुई लगती महसूस कर रहे थे इसलिए ऐसा उन्होंने व्यवहार किया, या अपनी वो जो ठाकरेपना दिखाना जरूरी था? मुझे लगता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उनको कहीं लगा कि हम अकेले जाएंगे, अकेले अलग थलग पड़ेंगे। हाँ। ऐसा है कि महाराष्ट्र में 4 पार्टी है ऑलरेडी, पांचवी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की है। अगर बीजेपी और एमएनएस जो कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बहुत अच्छे संबंध थे अगर हो गए तो हम अलग जाएंगे। अब शिवसेना के पास में क्या है, हिंदुत्व तो उनके पास में है, अब वो अपने सर्वाइवल के फाइट कर रहे हैं। और एक बात जो दिखाई दे रही है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनको लगता है कि अभी देश में 2 ही पार्टी का सरकार चलेगा। वो दोनों अपनी राष्ट्रीय पार्टी की सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब छोटी पार्टी, आप देखिए महाराष्ट्र में इतनी बड़ी 4 पार्टी होने के बावजूद जो जानकर की पार्टी है, ये है, उनको लगता है हमारा भी स्पेस है। जब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 का राज्य है। यह शिवसेना और भाजपा अलायंस को पूर्ण बहुमत से तस्तरी में मिल रहा था, पर दोनों पार्टियों ने अपनी जिद में इसे दांव पर लगा दिया। यह तय करना बेमतलब है कि शिवसेना अधिक दोषी है या भाजपा। पते की बात यह है कि प्रदेश में चारों बड़ी पार्टियां अपनी अपनी गलतियों से जनता के विश्वास में खरे नहीं उतरनी है। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। अजीत, क्या लगता है, क्या सचमुच में ये नेतृत्व के स्तर पर ईगो की लड़ाई के चलते हुआ, या सत्ता बिल्कुल आती हुई नजर आ रही है इसलिए झपटने वाली कोशिश के तहत ये सब तोड़फोड़ हो रही है? दोनों कारण आप कह सकते हैं। एक तो कारण सत्ता आती दिख रही है, जो बीजेपी शिवसेना की विरोधी पार्टियां, उनका कहना है कि ये झगड़ा सीट का नहीं है, ये मुख्यमंत्री पद का है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए दोनों चाह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर भी एक लेवल पर वो एक गड़बड़ी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और शिवसेना ने गलत तरीके से व्याख्या की है नतीजों की। शिवसेना के साथ एक तो क्या है कि वो अगर वहां है, सिर्फ वहीं है। उन्होंने कहा भी कि देश के हर राज्य में हमारा संगठन है, अगर हम चाहते तो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करते। आप छोड़िए, जैसा अभी वेंकटेश जी ने कहा, एक उसके आगे एक लेख छपा था वहां की महाराष्ट्र हमारा और केंद्र आपका, शिवसेना ने यह भी कहा। तो वो चाहते थे कि हमारा तो सिर्फ यही है, तो हमारे साथ बीजेपी कुछ कंसेशन करे। बीजेपी चाहती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा, चूंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट वहां जीतने का ज्यादा रहा है, तो बीजेपी ये चाहती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़के और ज्यादा सीट ले आए, इतनी ज्यादा ले आए कि आगे कभी जरूरत पड़े तो हम पूरे प्रदेश में फैल सकें। क्या वेंकटेश, क्या लगता है, जमीनी हकीकत के हिसाब से भाजपा का व्यवहार है या शिवसेना का? किसकी बात में ज्यादा जमीनी दम है? ऐसा है कि ये दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप अनाउंस करने की या प्रोजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका वोट बैंक इंटैक्ट था, उनको लोकसभा में मैंडेट मिला था। ये जल्दबाजी किस लिए, एक सवाल है। दूसरी बात ऐसी है कि भाजपा बढ़ रही है, तो बढ़ रही कहाँ बढ़ रही है? भाजपा का विदर्भ में उनको बेस मिला है, कुछ प्रमाण में बॉम्बे में मिला है, कुछ प्रमाण में नॉर्थ महाराष्ट्र में मिला है, लेकिन भाजपा अपनी ताकत पे ना मराठवाड़ा में है ना वेस्टर्न महाराष्ट्र में। लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में शिवसेना है। और दूसरी बात ऐसी है कि कांग्रेस का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, कांग्रेस के कास्ट कॉम्बिनेशन में मराठा, मुस्लिम और दलित ये है, तो उसके बाद में जो दूसरी कास्ट है वो ऑटोमेटिकली बीजेपी और शिवसेना के साथ में है। अब वो बीजेपी के साथ में कौन से, शिवसेना के साथ में कौन से, इसका इतना माइक्रो लेवल पे अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन ओबीसी दोनों के साथ में है। ये दोनों के वोट अगर बढ़ जाते हैं तो इनका हिंदुत्व कहाँ रहेगा? अजीत, क्या लगता है कि भाजपा में एक थ्योरी है कि अगर 288 हम लड़े तो 100 से ज्यादा सीटें हम जीत सकते हैं, और अगर 130 पे ही लड़े तो हम 60-70 पे अटकेंगे। ये जो है, ये जमीनी हकीकत पर क्या खरी उतर? यही मुगालता बीजेपी का सबसे भारी है। जैसा अभी इन्होंने कहा कि वो वोट ऐसा नहीं है कि आप अलग हट जाएंगे अगर शिवसेना से, तो फिर कौन सा वोट बचेगा आपके पास? बीजेपी हमेशा कहती है कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, हम 100, पिछली बार 119 लड़े और हम 46 जीते।
और शिवसेना 169 लड़ी और वो सिर्फ 44 जीती, हमसे 2 कम, हमसे 50 सीट ज्यादा लड़ी और हमसे 2 कम ही जीती। तो ये स्ट्राइक रेट बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि क्यों कम है सहयोगी पार्टी का। इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपने वोट उसको ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं अपने सहयोगी को, और सहयोगी अपना वोट आपको ट्रांसफर कराता है। आपको जितने वोट मिल रहे हैं अगर उतने उसको भी मिले तो उसको भी उतना ही जीतना चाहिए। अगर जो सहयोगी हटा तो उसका वोट भी हटेगा आपके साथ, और फिर बीजेपी को भी उतना ही नुकसान होगा जितना सहयोगी को होगा। नहीं वेंकटेश, बीजेपी की वहां जो ये है धारणा है कि नरेंद्र मोदी की हवा के कारण अब सब वोटों का पोलराइज और कास्ट वाली जो राजनीति है ये राजनीति मतलब नहीं होगी, नरेंद्र मोदी के वायदे के ऊपर, उनके प्रचार के ऊपर जीत हार का फैसला होगा। ये कितनी हकीकत है? व्यास जी, आपने बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, उसका विश्लेषण भी किया है। लोकसभा में जो फेस होता है वो असेंबली में होता है, ऐसा नहीं हुआ है। 84 में पूरी आंधी थी, 1985 के चुनाव में अलग से परिणाम आए। आंध्र प्रदेश में इनको पता ही नहीं था कि ये एनटीआर बढ़ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आपको लोकसभा में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आपको रिजल्ट मिले, लेकिन यही नरेंद्र मोदी के नाम पे आपको महाराष्ट्र में असेंबली में मिलेगा, इसके ऊपर बहुत नहीं, बड़ा लेकिन बीजेपी का कहना है कि उद्धव ठाकरे के नाम के ऊपर चेहरे पे भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। हाँ, वो उद्धव ठाकरे खुद बिल्कुल जो प्रभावी नहीं है, वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सहारे ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो इनका वोट है ये दोनों पार्टी का नहीं है, ना शिवसेना का है ना बीजेपी का है। ये हिंदुत्व वोट बैंक है। ये जो हिंदुत्व अलग अलग हिंदुत्व वोट के अलावा ये नहीं लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस और एनसीपी के राज के खिलाफ है वो बहुत बड़ी तादाद में है। हाँ, वो युवा तबका और ये तबका जिसको नरेंद्र मोदी की हवा कैश करवाएगी। ऐसा है कि आपका जो नेता है, आपका जो फेस है वो महाराष्ट्र में दिखना चाहिए। मोदी जी देश चला रहे, महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में आपके प्रतिनिधि कौन होंगे, कि फडणवीस होंगे, मुनगंटीवार होंगे। नहीं, भले नितिन गडकरी हो, यूं ऐसा बीजेपी न करे, लेकिन बीजेपी के न करने की पीछे वजह यही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे या बाकी जो दूसरे प्रदेश नेता उनकी इमेज नहीं, इसलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी पर फोकस कर रही है। व्यास जी, आप महाराष्ट्र का प्रोफाइल जानते हैं। महाराष्ट्र में जो शिवसेना बढ़ी है वो एंटी साउथ इंडियन के साथ। अभी आप गुजराती को प्रोजेक्ट करेंगे, बोलेंगे उसको वोट दो महाराष्ट्र में, वो कैसा जचेगा? वो भी एक माहौल वो कैसा बिगाड़ने वाली बात होगी। वो कैसा जचेगा? अगर संबंध टूटता है तो शिवसेना ये करेगी। पहली बार अगर आप किसी नॉन महाराष्ट्रियन को, या लीडर है ऐसा लोकल इलेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे उसके डायमेंशंस आ जाते हैं। अजीत, ये जो थ्योरी है कि अगर शिवसेना और ये अलग होते हैं तो शिवसेना कितनी आक्रामक तौर पर बीजेपी के खिलाफ जाएगी या कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ माहौल को कैच करवाने में पहले वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी और इन 2 मुद्दों पर जाएगी। गुजरातियों के साथ भी महाराष्ट्र में इस बात का झगड़ा काफी हुआ, मराठी पहले बहुत ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। और दूसरा आपको ध्यान होगा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि जब 2002 के दंगों में आप फंसे थे और सब आदमी हटाना चाह रहा था, तब मेरे पिताजी ने आपकी मदद की थी। तो अगर संबंध टूटा तो वो इस बात का प्रचार करेंगे कि उन्होंने लिहाज नहीं रखा, उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम लिया था। फिर वो कहेंगे कि आडवाणी और बाल ठाकरे दोनों ने बचाया और इन दोनों को छोड़ा। तीसरा पॉइंट जो है, जो अभी मिस की है, वो पॉइंट है अलग विदर्भ का। शिवसेना जाएंगे पूरे इसके अंदर कि ये महाराष्ट्र तोड़ने की काम करेंगे। वो भी एक इमोशनल इशू को कर सकती है। उसके अंदर बीजेपी सिर्फ विदर्भ तक कन्फाइन हो जाएगी। जी वेंकटेश, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।